मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा चैप्टर होगा। आप ये पूरा वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे का वीडियो जो हम डालें जैसे ही वैसे ही आपका ये वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए, तो आज हम लोग ये केमिकल बॉन्डिंग का जितने भी प्रकार के बॉन्ड होंगे ये सारे बॉन्ड का एक एक करके डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में आयनिक बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके थे। आयनिक मॉलिक्यूल्स के क्या प्रॉपर्टी होते हैं ये सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया गया था। अगर आप ये वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पर जा कर के आप ये केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड का दूसरा टाइप्स कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आपको बताए थे कि केमिकल बॉन्ड जो बनता है वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही बनता है। ऑक्टेट यदि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनों के लॉस और गेन करने के कारण हो, इलेक्ट्रॉनों के लॉस और गेन करने के वजह से केमिकल बॉन्ड बन रहा हो तो वो हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो हमारा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग का मतलब समझ में आता है, एक अपना दूसरे को दिया तो दूसरा भी अपना इलेक्ट्रॉन पहले को देगा। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तब हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। डिफिनेशन हो जाएगा, द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल बॉन्ड इज formed by the sharing of electron between two एटम। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कौन सा बॉन्ड हम लोग बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा एटम ये भी हाइड्रोजन है। ये दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है वो ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन। मतलब देख रहे हैं दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। यहाँ पर दोनों एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड हमारा बना वो इस प्रकार से H बॉन्ड H बना। बात क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान देंगे ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ, उसके हिसाब से हम लोग पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे कोवैलेंट का। जैसे इसमें फर्स्ट हमारा होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा हमारा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा हमारा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान देना है, सिंगल कोवैलेंट का मतलब हो गया कि दो एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। दो एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो या एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो उसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है वह हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। डिफिनेशन लिख लेंगे, द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ one pair electron between two atom।
द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द sharing of one pair electron between two atom is called single covalent bond। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देते हैं। जैसे अभी अभी हम हाइड्रोजन का एग्जांपल बताए थे, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, मतलब वहां पे हमारा वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन एटम का है वो 7 हो जाएगा। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को जो है वो इस प्रकार से शेयर करके और अपना बॉन्ड बना लेते हैं। देख रहे हैं दोनों एटम के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, मतलब ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। और भी इसका एग्जांपल है जैसे CH4, और भी एग्जांपल है H2O, H2S, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। चलिए तो आप इस एग्जांपल को नोट कर लेंगे। ये सब में किस प्रकार का बॉन्ड बनेगा, ये सब में जो हमारा बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। चलिए तो आप लोग ये इसका स्ट्रक्चर खुद से ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का 6, सल्फर का भी 6, नाइट्रोजन का 5, फास्फोरस का 5 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये बनता है, ये भी इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनेगा, बट इसको में दो एटम के बीच में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, बट number of sharing electron between 2 atom is 2 pair। that means the covalent bond is formed by the sharing of 2 pair electron is called double covalent bond। the covalent bond is formed by the sharing of 2 pair electron between 2 atom is called double covalent bond। तो इसका डिफिनेशन आप लिख लिए। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल। जैसे फर्स्ट एग्जांपल बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2। तो मालूम होगा दोनों ऑक्सीजन एटम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों एटम के पास। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इससे ये ले लेगा। देखिए 6 और 2 8, ये छोड़ देगा नहीं, ये भी लेगा, ये 2 कंप्लीट करेगा, क्या हो जाएगा 8। मतलब कह सकते हैं दोनों एटम के बीच 2 पेयर इसका, एक पेयर ये, एक पेयर ये, मतलब दोनों एटम के बीच में कितने पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया गया, 2 इलेक्ट्रॉन को। इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा देंगे। ये आपका हो गया कैसा बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और भी डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहीं बनता है, बिल्कुल बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बनते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं CO2 में G बनेगा, C2H4 में बनेगा, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो ETC आप ये सब का स्ट्रक्चर फुल ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है 2 एटम के बीच में, लेकिन 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। The covalent bond is formed by the sharing of 3 pair electron between 2 एटम इज कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल इसका होगा फॉर्मेशन ऑफ
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। ऑक्टेट कंप्लीट के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन इसका ले लेगा, ये भी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा। तो ये दोनों नाइट्रोजन एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और देख रहे हैं कि कैसा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग आगे बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से। ये सिंगल, डबल, ट्रिपल हो गए, एग्जाम्पल भी हो गए, और भी इसकी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एसिटिलीन होता है C2H2, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे खुद से। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो क्लासिफिकेशन जो होगा कोवैलेंट बॉन्ड का, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के नेचर के हिसाब से देखा जाए तो ये दो होते हैं, एक हमारा पोलर और एक हमारा होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर, देखिए हम लोग यहाँ पे ये बात डिटेल में जान लेते हैं कि पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है। आप फिजिक्स में एक टर्म्स जानते होंगे, डाइपोल पढ़े हैं जी। डाइपोल, डाइपोल का मतलब होता है डाइपोल, ये डाइपोल का मतलब आप ध्यान देंगे, डाइपोल, डाई प्लस पोल। डाई मीन्स होता है 2 और पोल मीन्स तो जानते होंगे। अगर हिंदी की बात करेंगे तो दो ध्रुव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। देखिए, जब दो चार्ज बहुत ही कम डिस्टेंस पर सेपरेटेड होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, पोलर। पोलर का मतलब हो गया, पहले की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी जाने हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ए कैपेसिटी टू द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ए रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दो एटम का सेम है, जैसे मान लेते हैं इधर से हमारा एटम ए है, इधर भी जुड़ा हुआ हमारा एटम ये ए है, तो जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये ए का होगा उतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये ए का होगा। तो दोनों ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, बराबर है। तो इस केस में दोनों पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कैसा मॉलिक्यूल बोलेंगे, नॉन पोलर, या इसको नॉन डाइपोल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, नॉन डाइपोल मॉलिक्यूल। बात क्लियर हुआ। यदि दो एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल होगा तो वहां पर जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे Cl2 हो गया, F2 हो गया, O2 हो गया, Br2 हो गया, S8 हो गया, P4 हो गया। ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोलर। जैसे सपोज ये ए एटम है और ये दूसरा एटम बी है, यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम था। यहाँ पर दो अलग अलग एटम हैं, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं मान करके चलेंगे तो निश्चित रूप से अगर ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसको पर निगेटिव चार्ज होगा डेल्टा माइनस, यहाँ पॉजिटिव होगा तो डेल्टा प्लस होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस के कारण। तो कहता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण दो एटम के ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसे हम लोग कौन सा मॉलिक्यूल बोलेंगे, पोलर, या फिर इसी को बोलते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल। डाइपोल मॉलिक्यूल, बात क्लियर हो गया।
आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए अब तक, पोलर और नॉन पोलर, डाइपोल और नॉन डाइपोल। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है ना HCl हो गया, HBr हो गया, H2O हो गया, HF हो गया। सोच रहे होंगे कि क्या सर H वाला ही होगा? नहीं, कोई भी हो सकता है। NaCl हो गया, सॉरी ये नहीं होगा, क्यों? ये आयनिक मॉलिक्यूल है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल हो गए किसके? पोलर मॉलिक्यूल के लिए। तो आप समझ गए होंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। चलिए तो अगले बॉन्ड की बात हम लोग करते हैं। अगला बॉन्ड हमारा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो, बट वो दोनों एटम मिल करके इलेक्ट्रॉन का शेयर करे। जैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में देखिए, दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन पहला एटम शेयर किया तो दूसरा एटम शेयर किया, मतलब दोनों एटम मिलकर के इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। बट यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा, लेकिन वो दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते हैं, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन का शेयर सिर्फ एक ही एटम के द्वारा होता है। डिफिनेशन की बात करेंगे तो हो जाएगा, द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the sharing of electron, sharing of two electron, but both electron are shared by only one atom। बात क्लियर है? दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा एक ही एटम के द्वारा। तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल हमारा है फॉर्मेशन ऑफ SO2। सभी लोग को मालूम है ये हमारा सल्फर और इसमें दो ऑक्सीजन है। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। चलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया तीनों के पास। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन अपने घेरे में ले लेगा। ये ऑक्सीजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको से ले लेगा। लेकिन इस सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था। अगर ये 2 इसको दिया, ये 2 इसको दिया, अगर 2 इससे ले लिया तो 6 और 2 8, 2 इसको भी दिया है तो 2 इससे ले लिया तो 8 और 2 कितना हो गया जी? 10। हम देख रहे हैं कि हमारा प्रत्येक एटम जो है वो बॉन्ड बनाता है ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए। लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट 8 एटम को रखने के लिए ये 8 एटम रख पाया नहीं। ये 8 एटम
रख पाया जी, ये रख पाया। लेकिन अगर ये दोनों से दो दो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 6 और 2 इधर 2 इधर, मतलब 6 और 4 10, मतलब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए सल्फर क्या करता है, ये इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन सल्फर जो है वो एक ही ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सपोज अगर इससे ये लिया तो यहाँ पर तो हमारा देख रहे हैं कि ये सल्फर और ये ऑक्सीजन दोनों एटम के बीच में एक पेयर कई पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, 2 पेयर। ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में देखा जाए तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, लेकिन ये शेयर करने वाला इलेक्ट्रॉन कौन हुआ, सिर्फ सल्फर इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन के साथ, न कि ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया सल्फर के साथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर सिर्फ सल्फर किया, मतलब यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इसी को हम लोग बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन के पास डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो था वो शेयर कर दिया ऑक्सीजन को, कौन, सल्फर। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसको जनरली हम लोग ये वाला जो है ना, ये भी एक प्रकार का शेयरिंग किया हुआ ही बॉन्ड है, इसलिए इसको हम लोग डबल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। चलिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से ही बनता है। दो एटम के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर करता है, दो एटम शेयर नहीं करता है। बात क्लियर हो गई। चलिए, तो नेक्स्ट बातें करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डेड की। हाइड्रोजन बॉन्डेड, आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है इसके बारे में हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। कहता है जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है। जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, जैसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखने का ट्रिक हो जाता है फोन, कल, बिहार, आई। तो ये आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सीरीज है। सबसे ज्यादा ये फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स की बात करेंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स जो है वो हमारा फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। कहता है कि जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो वहां पर एक तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से, और दूसरा एक और भी बॉन्ड बन जाता है। वो किसके वजह से बनता है इस बात को समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन जुड़ा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, ये बना कैसा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव चार्ज दे सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। निगेटिव क्यों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने के कारण। पॉजिटिव क्यों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने के कारण। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी ओर खींच लेगा, इसकी वजह से डेल्टा निगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया, और जानते हैं कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये अट्रैक्शन, एक तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगा जो
कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। और दूसरा एक ये भी अट्रैक्शन फोर्स लगा वो चार्ज के वजह से, तो यहाँ पर एक नया प्रकार का जो बॉन्ड बना, यही हमारा कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। चलिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है ये लिखेंगे। व्हेन हाइड्रोजन एटम attached with more electronegative एलिमेंट्स। देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में याद रखना है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन ही के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देन फॉर्म्ड a new types of bond, then formed a new types of bond is called hydrogen bond। थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जैसे H और F के साथ हो सकता है, H और O के साथ हो सकता है, H और N, H और H, ये तीन केस में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। लेकिन अगर HCl के साथ हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम लोग नहीं बोलते हैं। देखिए, अट्रैक्शन जो पावर होना चाहिए, इसका जो एनर्जी लेवल होना चाहिए 20 से 200 किलो जूल पर मोल होना चाहिए इसका एनर्जी पावर। अगर इसके बीच में एनर्जी आता है तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड के काउंट में आएगा। देखिए, अट्रैक्शन यहाँ पर भी चार्ज के वजह से लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो थोड़ा है, तो उसके वजह से यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन का जो एनर्जी लेवल है वो 20 किलो जूल पर मोल से लेस है, तो इसके वजह से इसको हाइड्रोजन बॉन्ड के अंतर्गत इसको नहीं पढ़ते हैं, मतलब ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ये तीनों का जो एनर्जी लेवल हो गया वो ये इसके बीच में आता है, इसलिए ये सब कैसा बॉन्ड हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर भी ऐसा ही क्रिएट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस प्रकार से, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव। देखिए, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ये भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो इस केस में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर पहला बात हमें ये बात समझना होगा कि क्या सर यहाँ पर तीन ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, या और भी कोई मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो कहां कहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसके कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो बताते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा, कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप सोच सकेंगे। देखिए, condition to the formation of hydrogen bond, condition to the formation of hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेगा और कैसे कैसे बनेगा उसका कंडीशन जानना है। पहला कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्ड उस मॉलिक्यूल में बनेगा जिसमें फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो और इसके साथ विथ हाइड्रोजन, यानी
मॉलिक्यूल में उसी मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तीनों में से कोई एक और उसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन हो। जैसे अगर हम आपसे बोले क्या CH4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो कहेंगे सर हाइड्रोजन है लेकिन ये तीनों में से कोई नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर हम बोले क्या H2S हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जी हाइड्रोजन है लेकिन सल्फर हो गया, यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब कहेंगे क्या सर यहाँ पे H2SO4 ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो कहेंगे बना सकता है। क्यों? FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। तो इस कोई भी मॉलिक्यूल्स में कम से कम वो ये तीनों के साथ हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो बना सकता है। दूसरा, डायरेक्टली अटैच्ड। और हाइड्रोजन विथ FON। दूसरा शर्त ये कहता है कि ये डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं C3H9N है, क्या यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? थोड़ा देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके देखिएगा तो एक इसका ये भी स्ट्रक्चर बनता है ऐसा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हमारा ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है, फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन नहीं है, बट नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे CH3, CH2, CH2 और यहाँ NH2। देखिए यही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर जब ड्रा किए तो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन, मतलब इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे केसेस की। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको में ये तीनों के साथ हाइड्रोजन भी है, डायरेक्टली अटैच्ड भी है, उसके बाद भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो तीसरा शर्त ये है F या O या N नॉट contain any positive charge। फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में किसी के पास भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होनी चाहिए। जैसे H2O क्या बनाएगा? कहेंगे यस सर बनाएगा। क्यों? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, डायरेक्टली भी जुड़ा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। लेकिन अगर H2O प्लस H प्लस के कांटेक्ट में जाता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर देता है और ये H जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। अब क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं। देखिए हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, डायरेक्टली भी जुड़ा है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं होनी चाहिए। जैसे NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, लेकिन कहेंगे क्या NH4 प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बोलेंगे नहीं बनाएगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तीन कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये दो प्रकार के होंगे। एक आपका होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर मतलब हो गया कि दो मॉलिक्यूल के बीच में होनी चाहिए। जैसे
एक मॉलिक्यूल हमारा H और F का है, एक मॉलिक्यूल हमारा R OH का है। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव। यहाँ पर ये वाला और ये वाला में भी अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर H और ये O के साथ भी अगर एक ही कंटेनर में ये दोनों को रख दिया जाए तो यहाँ पर इसके साथ, यहाँ पर ये इसके साथ अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये जो बना वो दो मॉलिक्यूल के बीच में बना, तो वही कहा जाता है द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो कैसा बॉन्ड कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल में बनता है, जैसे एक ही मॉलिक्यूल में कैसे बनेगा? मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया OH, सपोज यहाँ पे हमारा NH, AH, यहाँ O के साथ H, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले। देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना, लेकिन क्या ये दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है? नहीं, ये पूरा मिल करके हमारा एक ही मॉलिक्यूल है। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है तब वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, मॉलिक्यूल के अंदर, इनसाइड द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इनसाइड द मॉलिक्यूल, देन these are called इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात क्लियर है? तो इंटर कहाँ बनेगा? दो मॉलिक्यूल के बीच में। इंट्रा कहाँ बनेगा? मॉलिक्यूल के अंदर बनेगा। अब हम लोग और भी आगे ध्यान देंगे। ये इंटर जो है ना, ये भी दो होते हैं। इंटर भी कौन होते हैं? दो होते हैं। फर्स्ट होता है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकेंड होता है हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए, होमो और हेट्रो मतलब मालूम है। होमो मतलब होता है सेम, सेम बोलने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा लेकिन सेम मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। जैसे एक मॉलिक्यूल हमारा HF है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारा क्या होगा? HF ही होगा। देखिए यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल हमारा क्या है? सेम है, HF HF। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल हमारा HF है, दूसरा मॉलिक्यूल हमारा HOH है, तो यहाँ पर इसके बीच में बनेगा और यहाँ पर इसके बीच में बनेगा, या फिर कह सकते हैं कि इधर से भी बन सकता है। तो यहाँ पर क्या दोनों मॉलिक्यूल सेम है? नहीं, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है। डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। डिफिनेशन लिखा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलेंगे? तो कह सकते हैं, डिफिनेशन नोट कर लेंगे, बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय नहीं, बिटवीन टू molecules is called intermolecular hydrogen bond। एग्जाम्पल, उसके बाद होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बोलेंगे? द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू different molecule is called hetero intermolecular hydrogen bond। hydrogen bond is formed between two different molecule is called hetero intermolecular hydrogen bond। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलेंगे? तो कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इनसाइड द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इनसाइड द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके आगे
और देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड का एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में बनेगा उस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। MP and BP are increases. MP and BP are increases. MP melting point and boiling point are increases. जैसे अगर हम प्रश्न पूछे हमारा CH3 CH2 CH2 और NH2 है। एक हमारा CH3N, ये CH3, ये CH3 है। अगर हम आपसे पूछे कि MP और BP इस मॉलिक्यूल का मैक्सिमम होगा या इस मॉलिक्यूल का मैक्सिमम होगा, तो आप ये कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली रूप से अटैच्ड है। तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इस मॉलिक्यूल में नहीं बन रहा है। तो हम बताएं कि जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसका MP और BP भी है, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये दोनों की अगर तुलना किया जाए तो ज्यादा MP और BP जो है वो इस मॉलिक्यूल का होगा। क्लियर? चलिए पहला तो जाने कि MP और BP इंक्रीज कैसे करेगा। जिसको में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जनरली उसका MP और BP ज्यादा होगा। जैसे CH3 CH2 के साथ OH है, ये हमारा एल्कोहल है, और एक हमारा CH3 के साथ O और इसके साथ CH3, ये एल्कोहल है और ये ईथर है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो है हाइड्रोजन डायरेक्टली रूप से अटैच्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं बल्कि कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो किसका MP और BP ज्यादा होगा, एल्कोहल का, ईथर से। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। यही बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 है, COO के साथ H है, एक हमारा ये है। इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं, O के साथ इधर CH3 जोड़ दी और इधर C के साथ H। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? यस सर, O के साथ H है, यहाँ O के साथ H नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बनाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसका MP और BP क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इतने में आप समझ गए होंगे किस मॉलिक्यूल का MP और BP ज़्यादा होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब दूसरा बात करते हैं, फिजिकल स्टेट आर चेंज। ध्यान देंगे, मॉलिक्यूल्स का फिजिकल स्टेट दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ध्यान देंगे, यानी वही बॉन्ड हो गए। तो सपोज दैट एक का एटॉमिक मास A है, मॉलिक्यूलर मास A, एक का B और एक का C। रिलेशन ऐसा है, तो ध्यान दीजिए, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा। तो अगर ये सॉलिड है, अट्रैक्शन फोर्स सेम लग रहे हैं, तो अगर ये सॉलिड है तो मे बी ये सॉलिड हो सकता है। अगर ये सॉलिड नहीं होगा तो क्या होगा, लिक्विड होगा। समझ में आ रही बात? अगर ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड हो सकता है, और सॉलिड नहीं है तो क्या होगा, लिक्विड होगा। लेकिन अगर ये अगर लिक्विड है तो ये क्या होगा,
मे बी लिक्विड, और लिक्विड नहीं है तो कम है, इसका मतलब क्या हो गया, गैस। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका मोलिकुलर मास कम है तो ज्यादा वाला गैस और कम वाला लिक्विड, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा हो जाता है, कब, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तब। जैसे आप जानते होंगे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और एक ये हमारा वाटर है, सभी को मालूम है वाटर का कौन सा स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बट H2S आर इन गैसियस स्टेट। अगर इसका मोलिकुलर मास निकाल के देखेंगे 32 सल्फर और प्लस हाइड्रोजन 2 यानी 34 यूनिट H2S का, इसका मोलिकुलर वेट 18 यूनिट। मोलिकुलर वेट कम, लेकिन कम वाला क्या है, लिक्विड, और ज्यादा वाला क्या है, गैस। हम अभी भी ये बात बताए थे कि ज्यादा वाला अगर लिक्विड है तो कम वाला गैस होगा, लेकिन ज्यादा वाला गैस है और कम वाला लिक्विड, ये चीज उल्टा आया। किसके वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के वजह से। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसलिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना इसलिए। बात क्लियर जी। तो आप ये दो कंसेप्ट याद रखेंगे। क्या क्या परिवर्तन होगा जी, एमपी और बीपी इंक्रीज करेगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगा, और क्या क्या हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। चलिए, इसका और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, मेंस, एडवांस, नीट, हर जगह पे इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम इसको से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चन को एक एक करके समझाते हैं और बताते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, जिससे आगे जो आने वाला वीडियो है वो बहुत अच्छे तरह से आप उसको देख सके, उसको पढ़ सके। अभी हम लोग के पास ये जैसा स्थिति चल रहा है, क्लास स्टार्ट होने वाला नहीं है। चलिए तो ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में।